टेंस से रिलेटेड कोई भी सेंटेंस अगर हो रहा है उसको मिस मत कीजिए, ठीक है। कि जैसे मान लीजिए कुछ टेंस से रिलेटेड सेंटेंस आ गया ट्रांसलेशन के लिए, हिंदी हो चाहे इंग्लिश हो, उसको मिस मत कीजिए। वो ठीक ठाक अपना हो जाना चाहिए। टेंस से रिलेटेड गड़बड़ नहीं होना चाहिए। बाकी तो अलग अलग जो सेंटेंस आएंगे हार्ड है तो सबके लिए हार्ड ही रहेंगे। मैं देखूंगा, अभी प्री होने दीजिए, उसके बाद फिर हम लोग थोड़ा सा डिफरेंट डिफरेंट सेंटेंस भी करेंगे अलग अलग तरह के। तो उसमें क्या होगा कि वैरायटी ऑफ सेंटेंसेस बना बना के हम लोग प्रैक्टिस कर लेंगे उस समय तक। अभी प्री के चक्कर में मैं भी थोड़ा सा रुका हुआ हूँ। दूसरा क्या है कि मेरा भी ऑफिस का काम थोड़ा ज्यादा ही हो जा रहा है। दिल्ली में था तो सही था, यहाँ पे काम बहुत ज्यादा हो जाता है। ऊपर से घर में भी लेके आना पड़ता है काम, तो टाइम कम हो जाता है सब चीज के लिए। लेकिन करना तो पड़ेगा, और कोई ऑप्शन नहीं है हम लोग के पास। लग रहा है सारे लोग वोकैब की क्लास के कारण थक गए हैं, सारे खाने पीने के लिए चले गए। मोमो, पापड़ी चाट। गुड इवनिंग। ब्रेक में आप लोगों ने खाया कि नहीं खाया कुछ? आप लोगों ने आधे घंटे के ब्रेक में कुछ खाया कि नहीं? तो खा लेना चाहिए ना आधे घंटे के ब्रेक में। थोड़ा थोड़ा खाते रहना चाहिए, क्योंकि भूख भी ज्यादा लगेगी पढ़ते टाइम, और नींद भी ज्यादा लगेगी। भूख नींद सब कुछ ज्यादा लगेगा, सिर्फ पढ़ाई छोड़ के सब कुछ हम लोग कर सकते हैं। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। चलिए ठीक है, हम लोग स्टार्ट करते हैं। मेनली देखिए, हम लोग ये वाला सेशन क्यों रखते हैं ट्रांसलेशन का, हम लोग कुछ जब फ्री हो जाएगा या फिर मैं देखूंगा बीच में कुछ डिफरेंट डिफरेंट के जो सेंटेंसेस बनते हैं, ठीक है, वो भी मैं कोशिश करूंगा कि करवा दूं बीच बीच में। क्योंकि क्या होगा कि एग्जाम में थोड़ा डिफरेंट डिफरेंट भी हम लोगों से पूछा जाएगा, या फिर हो सकता है वो कॉमन ईयर में काम आ जाए। तो उस तरह के सेंटेंसेस हम लोग को करके रखने होंगे, ठीक है। तो वो भी हम लोग कर लेंगे, ताकि एग्जाम में हमारा कुछ भी छूटे नहीं, ठीक है। देखूंगा, मैं तो सोच रहा हूँ कि ज्यादा से ज्यादा करवा दूं, लेकिन देखते हैं जितना टाइम होगा उतना करेंगे हम लोग। चलिए स्टार्ट करें ट्रांसलेशन आज का। लास्ट डे वाला थोड़ा सा टफ हो गया था। किसको किसको टफ लगा था लास्ट वाला? सर समझ में आ जा रहा था लेकिन बोलने टाइम भूल जा रहे थे कि क्या बोल रहे हैं। आप लोगों की कमांड जो है इंग्लिश टू हिंदी ठीक है, मतलब वो थोड़ा सा सुधार करने पे अच्छा हो जाएगा। लेकिन जो हम लोग हिंदी से इंग्लिश कर रहे हैं उसमें कई लोग जो है धराशायी हो जा रहे हैं। उनको बहुत ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत है। कुछ की कॉपी ठीक है, मतलब वो इक्का दुक्का ही है, जिनकी कॉपी ठीक है। और वो जो इक्का दुक्का है ठीक वाले, वो एग्जाम के लेवल तक नहीं है अभी फिलहाल के लिए, ठीक है। आगे का मैं नहीं बता पाऊंगा, लेकिन अभी के लिए मुझे नहीं दिख रहा है। तो मेहनत सारे लोगों को करना है। ये नहीं कि मुझे 20 नंबर मिल गए, 25 नंबर मिल गए तो मेरा मतलब एग्जाम निकल जाने वाला है। आप लोग इतना मान के चलिए, कम से कम इंग्लिश वाले में जिसका 30 के आसपास आएगा ट्रांसलेशन में और ऐसे राइटिंग में, वही मान के चलिए कि एग्जाम के लेवल के हैं, ठीक है। तो इंग्लिश ट्रांसलेशन में आपको बहुत ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। हिंदी तो हम लोग कर ही ले रहे हैं, ठीक है। सर और उसके लिए क्या करना पड़ेगा हम लोगों को? पेन से रिलेटेड पहले आप लोग रिवाइज कर लीजिए।
स्टोरी राइटिंग की बुक है, वो आप लोग खुद से कर लीजिए। ठीक है। जैसे मुझे क्या होता है कि मैं होमवर्क देता भी हूँ तो मुझे थोड़ा सा टाइम लगेगा चेक करने में, तो 2 दिन का गैप हो जा रहा है। मैं भी ये देख रहा हूँ कि 2 दिन 3 दिन का गैप हो जा रहा है। मैं दे रहा हूँ पैसे, फिर मैं चेक कर रहा हूँ, फिर आप लोगों को दे रहा हूँ, फिर 2 दिन बाद मैं होमवर्क दे रहा हूँ। तो अगर थोड़ा आप लोग एक्स्ट्रा इफोर्ट डालेंगे, कि अगर एक्स्ट्रा एफर्ट डाल सकते हैं, तो आप लोग कोशिश कीजिए कि स्टोरी राइटिंग की अगर बुक है उसको आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिए। ठीक है, खुद से। क्योंकि यहाँ पर हो सकता है 1 घंटे रहेंगे आप लोग, बाकी टाइम क्या होगा, आप लोग खुद के साथ रहेंगे। तो 1 घंटे यहाँ देना, और अगर आप 5 घंटे घर में देते हैं अपने आप को, तो 5 घंटा जो है वो बेनिफिशियल रहेगा। ठीक है। सर एनसीईआरटी का बुक। कोई भी स्टोरी राइटिंग का बुक उठाइए। ठीक है। एनसीईआरटी का हिंदी इंग्लिश दोनों आता है, उसी से कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। जिसका पूरा खराब है, ठीक है, वो क्या करेंगे, वो अपना एनसीईआरटी उठाएंगे, 4 क्लास 5 क्लास से स्टार्ट करेंगे और फटाफट फटाफट करते जाएंगे। ठीक है। और कुछ अगर क्वेश्चन होता है कि कहीं पे हो सकता है आपने जो बनाया है और जो बुक में दिया हुआ है थोड़ा डिफरेंट हो गया, तो उस तरह के सवाल जो है वो पूछ लिया कीजिए। ठीक है। तो सॉल्यूशन मिल जाएगा, या तो ग्रुप में या फिर मुझसे हुआ तो मेरे पास टाइम रहा तो मैं बता दूंगा। ठीक है। तो सर ये हम लोग को अभी से स्टार्ट करना पड़ेगा या पेपर 1 के बाद? पेपर 1 के बाद आपको सिर्फ रिवीजन करना है, जो प्रिपरेशन करना है अभी करना है, सबसे बेस्ट समय यही है। ठीक है। क्योंकि इसमें क्या होगा, अगर आप डिस्क्रिप्टिव भी कर रहे हैं ना, तो आपका पेपर 1 भी क्लियर हो रहा है। बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशन जो हम लोग लिखते हैं ना, उस समय लिखते टाइम हम लोग दे के साथ आर लगाते हैं। ठीक है। कुछ लंबा सब्जेक्ट बनाते हैं तो उसमें क्या वर्ब लग रहा है वो चीज लिखते हैं, वो दिमाग में बैठ जाएगा। तो एग्जाम में भी अगर लंबा लंबा सेंटेंस आ रहा है तो हम लोग उसको सॉल्यूशन में, मतलब पहले से प्रिपेयर रहेंगे। ठीक है। तो वो सब चीज आप लोगों के ध्यान में रहेगा। जितना आप लोग लिखेंगे, जितना आप लोग पढ़ेंगे, उतना अच्छा कॉमन ईरर आप लोगों का होगा। ठीक है। और डिस्क्रिप्टिव तो है ही, मतलब जिसका रिटर्न अच्छा होगा उसके लिए फिर पेपर 1 बहुत ज्यादा कठिन नहीं होगा। ठीक है। तो आप लोगों के लिए कुछ, ये क्या बोलते हैं, आप लोगों के कुछ सवाल भी हैं क्या? क्योंकि बहुत दिनों बाद मुझे फिर टाइम मिला है और मैं सोच रहा हूँ कि स्टार्ट तो करना ही है। उसके बाद कुछ सवाल है तो बता दीजिए, मैं करता हूँ, फिर हम लोग पैसे ये क्या बोलते हैं ट्रांसलेशन स्टार्ट करेंगे फटाफट। ठीक है सर, स्टार्ट कीजिए। चलिए, अब प्रवचन खत्म करते हैं हम लोग और स्टार्ट करते हैं अपना काम। लास्ट डे हमने थोड़ा सा टफ बना लिया था, आज हम लोग थोड़ा सा इजी इजी करेंगे, देखते हैं इजी इजी में सबसे ज्यादा आंसर किसके तरफ से आता है। ठीक है। ओके सर। देखिए, ये हम लोग को हिंदी का सेंटेंस है और हम लोग को अंग्रेजी में इसको बनाना है। ठीक है। इसमें क्या है कि हम लोग जो बना चुके हैं पिछले बार, उन सब से थोड़ा सा इजी है सेंटेंस है। ठीक है। तो ये जो है वो सबको दिख रहा है ना? जी सर दिख रहा है। यस सर, दिख रहा है। चलिए तो स्टार्ट। सर आंसर्स भी दिख रहा है। अरे ये तो बहुत बड़ी गलती हो गई, आंसर भी दिख रहा है, अब क्या करें? जूम कर दीजिए सर, जूम। चलिए ठीक है। ये पहला आप लोगों के लिए मिल रहा है एग्जाम्पल, कि ऐसे हम लोग बनाते हैं। आई बॉल था सर। हाँ। ट्राई बॉल हो गया, अब हम लोग आते हैं। तो इस तरह के सेंटेंस बहुत सारे हैं हम लोगों के पास। ठीक है। तो जो वीक है उनके लिए आज का सेशन है। जैसे क्या होता है कि हम लोग जब वीक रहते हैं ना, तो हम लोग जब देखते हैं कि हार्ड हार्ड हमारे पास आ जाता है, तो हम लोग उसको ऐसा ले लेते हैं कि मेरे से हो नहीं रहा है, मेरे से हो नहीं रहा है। ठीक है। इस वजह से क्या होता है, हम लोग डिमोटिवेट हो जाते हैं।
तो आप लोग भी ग्रुप में कोशिश कीजिएगा कि अगर किसी का कम नंबर आ रहा है तो उसको डिमोटिवेट नहीं करना है, उसको और मोटिवेट करना है, उसकी हेल्प कर देनी है। ठीक है, जब वो पूछे तो उससे करने नहीं जाएंगे, क्योंकि उससे करना भी मुश्किल हो जाता है। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो ये पहला सेंटेंस हम लोगों का है। हाँ, जैसे यहाँ पे इसका ट्रांसलेशन वंस इंडिया वाज स्लेव लिखा है, अगर अगर इसका ऐसा रहता भारत एक समय गुलाम था, तब तो कुछ चेंजेस नहीं ना होता। कुछ चेंज नहीं होता। भारत एक समय गुलाम था या फिर एक समय भारत गुलाम था, शब्द को हम लोग आगे पीछे कर रहे हैं बस, और तो कुछ एक्स्ट्रा है नहीं। ठीक है, सर इसका ये नहीं हो सकता वंस अपॉन टाइम इंडिया वाज स्लैब? जब हम लोग, एक समय वो की एक बात समय की बात हाँ, आ जाए। एक समय की बात है। एक ठीक है, समय की बात है, हाँ इस समय। ओके सर। मैं शुरू से लेके, गुलाम का मतलब स्लेवरी मतलब गुलामी होता है, स्लेव स्लेवरी मतलब मतलब गुलाम। गुलामी होता है। ठीक है, जैसे हम लोग एक काम आप लोग भी करिएगा। जैसे मान लीजिए हमने देखा गुलाम का इंग्लिश क्या है, ठीक है, या फिर हमने डिक्शनरी में देख लिया स्लेव। सब लोग सुनिएगा ध्यान से कि हमने डिक्शनरी में देख लिया स्लेव। अब ये मेरे लिए अननोन वर्ड है, तो हम लोग कॉपी के पीछे या फिर एक जगह बना लेंगे कॉपी में, वहां पे हम लोग अननोन वर्ड्स लिखते रहेंगे। ठीक है, दूसरा क्या काम करना है, स्लेव हमने लिख दिया और उसके बगल में ब्रैकेट में लिख देंगे कि ये एडजेक्टिव होता होगा तो एडीजे लिख देंगे, एडवर्ब होगा तो एडीबी लिख देंगे, वर्ब होगा तो बी लिख देंगे। ठीक है, इस तरह से हम लोग ब्रैकेट में लिखते चलेंगे। इससे क्या होगा, आप लोगों का जो एडवर्ब और एडजेक्टिव से रिलेटेड जो क्वेश्चन आएगा और वर्ब, ठीक है, वो आपका सुधरता जाएगा। क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, डिक्शनरी तो देखते हैं लेकिन वो किस फॉर्म में, उसका फॉर्म क्या है, उसका रूप क्या है, वो सब देखते ही नहीं है। बस मीनिंग देखा, बस निकल लिए। तो जब भी हम लोग अननोन वर्ड देखेंगे उसको लिखेंगे कॉपी पे और उसके बगल में ब्रैकेट में लिख देंगे कि वो वर्ब है कि एडजेक्टिव है कि क्या है, कि नाउन है। ठीक है, ये सब चीज हम लोग थोड़ा सा ध्यान देंगे तो हम लोग का मतलब बेटर होता जाएगा। अगर इंग्लिश जिसको अच्छा करना है तो, लेकिन अगर एग्जाम के लेवल का करना है तो फिर उतना ये हम लोग ध्यान नहीं भी देंगे तो चलेगा, लेकिन कोशिश कीजिए आप लोग करिए। ठीक है, क्योंकि आप लोग हो सकता है अच्छा जान जाएंगे तो किसी को हेल्प भी कर पाएंगे। ठीक है, तो पहला वाला हम लोग का बन गया। अब हम लोग फटाफट करेंगे दूसरा वाला। यह अंग्रेजी शासन के दमन के अधीन था, क्या बनेगा इसका? यह अंग्रेजी शासन के दमन के अधीन था। इट वाज इन द दमन को क्या बोलेंगे? पता नहीं, दमन को दमन ही लिख देंगे। सरप्रेस बोलते हैं, सरप्रेस। इट वाज इन द सरप्रेस ऑफ इंग्लिश रूल। इट हाँ, वाज सरप्लस इन द ब्रिटिश रूल। सर ठीक इट है, वाज अंडर इन द इट वॉज अंडर, इट वाज सर इट वाज सरप्रेस्ड अंडर द अंडर द रेन ऑफ इंग्लिश। इट वाज अंडर द रिप्रेशन ऑफ ब्रिटिशर्स, ब्रिटिश रूल। ठीक है। चलिए, ये हम लोग का अटक रहा है कहाँ पे, दमन। ठीक है, बाकी हम लोग बना रहे हैं लेकिन हम लोग का दमन अटक रहा है। चलिए देखते हैं, सप्रेशन भी होता है। तो ये हम लोग का है, इट वॉज अंडर द सप्रेशन ऑफ द ब्रिटिश रूल। ठीक है, तो इसका क्या बन गया हमारा, इट वॉज अंडर द सप्रेशन ऑफ द ब्रिटिश रूल। तो इस तरीके से हम लोग बनाएंगे। ये जो सेंटेंस था, यह, तो कितने लोगों ने इसको इट वॉज से शुरू किया था? लगभग सारे लोगों ने इसको शायद इट वॉज से शुरू किया था। ठीक है, कुछ कुछ सेंटेंस होता है जो देयर से स्टार्ट होता है, इट से स्टार्ट होता है, वो भी आप लोगों को सीखना पड़ेगा। ठीक है, आगे अगर क्लास होगी तो हम लोग उसको सीखेंगे। ठीक है, तो ये वाला हम लोग देख लिया हमने कि इट वॉज अंडर द सप्रेशन ऑफ द ब्रिटिश रूल। ठीक है, अगला हम लोग आते हैं, भारत का प्रत्येक नागरिक अंग्रेज के हाथों में किसी पशु के समान था।
क्या हो जाएगा इसका? भारत का प्रत्येक नागरिक अंग्रेजों के हाथों में किसी पशु के समान था। Each individual was like an animal in the hands of Britishers. ठीक है, और कोई? Every Indian was like an animal in the hand of Britishers. और थोड़ा सा पॉलिश्ड वे में बनाइए। Every citizen of India was like any other animal in the hand of Britishers. ठीक है, और कोई? चलिए इसको ना हम लोग, हाँ बोल लीजिए। Every citizen of India was like an animal in the hand of the British was like an animal. और कोई बोलना चाहता है? चलिए देखिए, इसको ना ट्रांसलेट करने के टाइम हम लोग ये भी कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है कि भारत का प्रत्येक नागरिक अंग्रेजों के हाथों में किसी पशु के समान था। ठीक है, तो मान के चलिए मुझे नहीं आ रहा है इसका एग्जैक्ट इंग्लिश बनाना, मुझे नहीं आ रहा है, तो हम लोग इसको दूसरे तरीके से भी बना सकते हैं कि अंग्रेज लोग जो है भारतीयों के, मतलब प्रत्येक भारतीय को या फिर भारत के प्रत्येक नागरिक को पशु के जैसा ट्रीट करते थे, ये बोल सकते हैं। तो एग्जाम में ऐसा हो सकता है कि आपको ये हाथों में का इंग्लिश आ ही नहीं रहा है। ठीक है, हो सकता है एग्जाम में आपको आ ही नहीं रहा है। कंसिडर सकते हैं क्योंकि The हाथों में मतलब British अधीन में। treat the Indians like animals. ऐसा बोलेंगे। हाँ, फिर वैसे हम लोग बना सकते हैं अगर हम लोग को नहीं आए तो। ठीक है, तो ये भी चीज हम लोग ध्यान रखेंगे, तो ट्रांसलेशन करते जाएंगे ना तो हम लोग के दिमाग में ये सब चीज आएगा कि हम लोग इसको इसी तरह से भी बना सकते हैं और दूसरे तरीके से भी बना सकते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं सॉल्यूशन हम लोग। एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया वाज लाइक एन एनिमल इन द हैंड ऑफ द इंग्लिश। ठीक है, तो एक चीज तो हमने क्या किया, ये हमने ट्रांसलेशन कर लिया। अगर हमें ट्रांसलेशन नहीं आ रहा है कि एनिमल की तरह ट्रीट करते थे, तो हम लोग इसको व्यवहार करना को क्या कर सकते हैं, ट्रीट करना भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये आ नहीं रहा पेन सही से। ठीक है, तो ट्रीट करना भी हम लोग इसको लिख सकते हैं। तो ये भी बात आप लोग थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा कि अगर एक तरीके से ट्रांसलेशन नहीं बना, लेकिन अगर सेंस हमें पता चल गया तो हम लोग उसको दूसरे तरीके से भी बना के लिख देंगे। ठीक है, वो टाइम वेस्ट हम लोग नहीं करेंगे। ठीक है, अगर एक्स्ट्रा टाइम हो रहा है, हमारा टाइम ज्यादा लग रहा है, तो हम लोग इस बात का ध्यान रखेंगे। चलिए अगला है, प्रत्येक बच्चा, प्रत्येक युवा, प्रत्येक लड़की, प्रत्येक आदमी और प्रत्येक औरत शोषण और विषमता के रास्ते पर था। ठीक है, Every child, every youth, every girl, every man, and every woman were on the path of source and differences. एक्सप्लॉयटेशन, शोषण का। Social एक्सप्लोइटेशन एंड and डाइवर्सिटी। diversity. एक्सप्लोइटेशन एंड डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी थोड़ा सा मतलब पॉजिटिव सेंस में आ जा रहा है, यहाँ पर विषमता थोड़ा सा ऐसा वर्ड यूज करना पड़ेगा थोड़ा। डिफरेंस लिख सकते हैं, इनइक्वालिटी हम लिख सकते हैं। हाँ, इनइक्वालिटी बोल सकते हैं। और सर यहाँ पे प्रत्येक हिंदी में लिखा है बट इंग्लिश में सिर्फ एक बार एवरी लगा सकते हैं। एवरी चाइल्ड यूथ। एवरी चाइल्ड, एंड वुमेन, एवरी यूथ, गर्ल, यूथ। मैन एंड वुमेन। देखिए हिंदी में लगाया गया है प्रत्येक शब्द है। ठीक है,
ताकि ये जो चीज है दिखे कि हाँ प्रत्येक बच्चा भी इससे ग्रसित है या फिर इससे पीड़ित है, इस तरह का कुछ दिखना चाहिए। ठीक है, इसलिए हिंदी में ऐसा बनाया गया है। तो ये तो आप लोगों ने देख लिया सेंटेंस, देखते हैं इसका सॉल्यूशन। एवरी चाइल्ड, एवरी यूथ, एवरी गर्ल, एवरी मैन एंड every woman was on the way of exploitation and discrimination। ठीक है, तो जो हमने देखा था, एक क्या देखा था, डाइवर्सिटी। तो डाइवर्सिटी क्या हो जा रहा था, वो पॉजिटिव सेंस ले रहा था। लेकिन डिस्क्रिमिनेशन मीन्स क्या होता है कि डाइवर्सिटी मतलब विविधता हो जाएगा। हाँ, यहाँ पर क्या है, विषमता मतलब क्या है कि ऊंच नीच। ठीक है, सारे लोग क्या थे, ऊंच नीच के बंधन में बंधे हुए थे। तो यहाँ पर ऊंच नीच के सेंस में हम लोग इसको देखेंगे। ठीक है, मेरी आवाज क्लियर जा रही है सभी के पास? यस यस सर। सर। तो डिस्क्रिमिनेशन मीन्स हो गया भेदभाव। हाँ, भेदभाव, विषम, विषमता, ऊंच नीच। ठीक है, तो ये पैसेज हमारा क्या था, ये सेंटेंस था नेगेटिव वाला, कि उस टाइम क्या था कि सभी लोग जो है ऊंच नीच से पीड़ित थे, कि वो ऊंचा है, वो नीचा है, वो अमीर है, वो गरीब है। ठीक है, उसका कास्ट ऊपर है, इसका कास्ट नीचे है। ये सब सारा हम लोग देख रहे थे उस समय। ठीक है, तो ये चीज हम लोग को यहाँ पे देखना पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। सर बोलिए। सर जैसे देखिए क्या होता है ये एक्सप्लॉइटेशन एंड डिस्क्रिमिनेशन का मीनिंग हम लोग को पता है, बट उस टाइम याद नहीं आता है। मतलब देखिए अभी आप जब आपने दिखाया पता चल गया कि हाँ है उसका मीनिंग याद रहता, बट ऑन द स्पॉट समझ में नहीं आता उसका मतलब क्या होगा। अच्छा ये बताइए, मैं स्कूल जाता हूँ, क्या बनेगा? आई गो टू स्कूल। आई आई गो गो टू स्कूल। आई गो टू स्कूल। जो हम लोग खुद की फोटो खींचते हैं मोबाइल में, उसको क्या बोलते हैं? सेल्फी। सेल्फी। सेल्फी बोलते हैं। तो ये सब दिमाग में कैसे आ गया कि इतनी बार हमने रिपीट रिपीट कर लिया इसको, कि हमारे दिमाग में बैठ गया है। सर ठीक है, ये प्रैक्टिस की वजह से है ना। हाँ, तो ये सब जो वर्ड है बहुत ज्यादा एडवांस नहीं है। एक्सप्लोइटेशन हम लोग जानते हैं, ऐसा बात नहीं है कि नहीं जानते हैं। डिस्क्रिमिनेशन भी हम लोग जानते हैं, ऐसा नहीं कि हम लोग नहीं जानते हैं। ठीक है, लेकिन क्या है कि हमने यूज नहीं किया, तो इसलिए मेरे दिमाग में रहा नहीं। तो जब तक एग्जाम, ऐसी है ना। क्या? वॉस की जगह वर आएगा ना। ये आपने सही सवाल किया है। एवरी है ना, एवरी सिंगुलर होता तो वॉच ही आएगा। देखिए यहाँ पे इन्होंने सही सवाल किया है, लेकिन हम लोग ये वाला देख लेते हैं कि हम लोग क्यों छूट रहे हैं ये सब वर्ड के लिए, क्योंकि हमने प्रैक्टिस नहीं की। प्रैक्टिस हमने ट्रांसलेशन की नहीं की, उसको यूज नहीं किया, इसलिए हमारे दिमाग में आया नहीं। ठीक है, तो इसलिए हम लोग इसको यूज करते 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 सीख जाएंगे कि क्या क्या होना चाहिए। ठीक है, अब हम लोग आते हैं इसमें, कॉमन एरर का एक क्वेश्चन भी हो रहा है, तो एवरी हमने यूज किया, इन सबको हम लोग हटा देते हैं। ठीक है, एवरी चाइल्ड, मेरा ये सब्जेक्ट है इतना। अब बताइए क्या है मेरा सब्जेक्ट और क्या होना चाहिए वर्ब। एवरी चाइल्ड आ गया यहाँ पे मेरा क्या हो गया, सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया, उसके हिसाब से हमने सिंगुलर वर्ब लगा दिया। ठीक है, ये पहला कंडीशन हो गया। सिंगुलर नाउन सिंगुलर वर्ब। और दूसरा क्या है कि एवरी जब हम लोग यूज कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है, प्रत्येक। और प्रत्येक में क्या छुपा है, अगर हम लोग इसका संधि विच्छेद करेंगे तो क्या बनेगा इसका, बताइए आप लोग। प्रत्येक का अगर संधि विच्छेद करते तो क्या बनता है? प्रति एक। प्रति एक। प्रति एक बन जाता है हम लोगों का। तो प्रति एक मीन्स क्या, एक ही मेरा सब्जेक्ट हो रहा है। तो हम लोग जब सब्जेक्ट एक यूज कर रहे हैं, तो हम लोग वर्ब भी क्या करेंगे, एक ही यूज करेंगे। ठीक है, तो ये सब हम लोग ध्यान देंगे कॉमन एरर में भी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अन्याय, असमानता और पक्षपात।
ब्रिटिश शासनकाल में जोरों पर था। injustice, inequality, and Biased. and बायसनेस। were on peak during the Britishers rule. Yeah, British rule. So injustice, equality, and biasness was on the peak of in the rule of British in the British rule. असमानता के लिए आपने क्या यूज किया है? Uh, Inequality. discrimin in नहीं, Inequality होगा तो मुझे लगा इन्होंने बोला अनइक्वालिटी। तो ये जो है, सॉरी सर मैंने गलती से बोला हाँ ये सर मैंने हाँ, गलती से बोला इनइक्वालिटी करेंगे, क्योंकि अनइक्वालिटी होता नहीं है, इनइक्वालिटी होता है। ठीक है, तो अन्याय हो गया, असमानता हो गया और पक्षपात, ये सारे जो हम लोग जानते हैं। ठीक है, इनजस्टिस हो गया, इनइक्वालिटी हो गया और पक्षपात हो गया, बायसनेस हो गया। ठीक है, ब्रिटिश शासन काल में जोरों पर था। अब मुझे आ ही नहीं रहा कि जोरों पर था। ठीक है, मुझे याद ही नहीं है कि जोरों पर था को हम लोग क्या लिख सकते हैं। तो मेरे दिमाग में क्या आया? मेरे दिमाग में आया प्रीवैलेंट। ठीक है, प्रीवैलेंट था, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं कि ब्रिटिश शासन काल में ये प्रीवैलेंट था, मतलब कि हर जगह ये देखने को मिल रहा था। जैसे इन्होंने, पीक नहीं लिख सकते हैं क्या? लिख सकते हैं, मेरे दिमाग में आया ही नहीं, ठीक लिख सकते हैं। ठीक है सर, वो बोल रहे थे पक्षपात का सर, एक मतलब परफेक्ट वर्ड वहाँ पे क्या लिखना होगा? वो देखते हैं सॉल्यूशन में क्या मिल रहा है हम लोगों को। थोड़ा सा मतलब क्या बोलते हैं, सस्पेंस भी रहना चाहिए। तो जैसे मान लीजिए मेरे से बना नहीं कि पीक होना चाहिए या फिर क्या होना चाहिए, मेरे दिमाग में आया प्रीवैलेंट। प्रीवैलेंट मतलब क्या होता है कि जो सभी जगह उपस्थित हो या फिर सभी जगह। ऑफ करिए ना भैया। So widespread. चलिए, जो बोल रहे हैं वो माइक ऑन कर लीजिए, जो नहीं बोल रहे वो ऑफ कर लीजिए। ठीक है, नहीं तो हम लोग आपकी प्राइवेट बातें सुन सकते हैं और बाद में उसका गलत फायदा उठा सकते हैं। ठीक है, किसी के घर में एक बार ऐसे ही क्या तो बना था, पकोड़ा वकोड़ा बन रहा था, अभी तक खिलाई भी नहीं वो, और हमने सुन भी लिया कि पकोड़ा बन रहा है लेकिन अभी तक खिलाई नहीं। तो ये सब चीज भी हम लोग सुन सकते हैं, तो उसके बाद उसको खिलाना पड़ेगा। तो सर ये अन्याय है सर आपके साथ, इनजस्टिस। हाँ, इंडस्ट्री, न पकोड़ा आया न पकोड़ा का खर्चा आया। कम से कम खर्चा भी मिल जाता तो हम लोग खा लेते हैं यहाँ पे। बारिश आएगी खिलाने सिलेक्शन के बाद कोई नहीं आएगा, सब भाग जाएगा। हम आएंगे सर। नहीं सर, ग्रुप रहेगा। चलिए ठीक है, देखते हैं कितने लोग आते हैं सिलेक्शन के बाद। मैं तो चाहूंगा सबका हो जाए। सर आप ठीक भी है, इंटरव्यू लेना फिर हमारा जैसे बाकी लोग लेते हैं आप भी इंटरव्यू लेना सिलेक्टेड बच्चों का जर्नी पूछना हाँ देखते हैं कि वो उस समय को आने दीजिए, फिर हम लोग करेंगे कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा। चलिए, ये हम लोग यहाँ पर देख लिया हमने, और मेरे दिमाग में आया प्रीवैलेंट, तो हम लोग प्रीवैलेंट से वो सेंटेंस बना सकते हैं। ठीक है, ये जरूरी नहीं कि हम लोग एग्जैक्ट उसी को लिखेंगे। चलिए, यहाँ पे दिया हुआ है अनजस्ट या फिर इनजस्टिस, इनइक्वालिटी एंड अनफेयरनेस। ठीक है, पक्षपात को फेयरनेस बोलते हैं, ये पक्ष को, और अन लग गया तो ये पक्षपात हो गया, यानी कि एक तरफ झुका हुआ। वेयर इन फुल स्विंग इन द ब्रिटिश रिजाइम। ठीक है, यहाँ पर क्या दे रहा है? फुल स्विंग। मेरे दिमाग में आया प्रिवेलेंट, और किसी एक के दिमाग में आया पीक। ठीक है, तो ये भी गलत नहीं है, ये भी गलत नहीं है, और ये जो स्विंग लिखा हुआ है ये भी गलत नहीं है। ठीक है, लेकिन जो स्ट्रक्चर है वो हम लोग का सेम होना चाहिए। ठीक है, ये जो वर्ब हमने यूज किया वो सही सही होना चाहिए। अनजस्ट के एकदम इक्वावेलेंट हमने इनइक्वालिटी, इनजस्टिस यूज किया, वो भी हमारा सही है। मतलब हम लोग का अंतर नहीं होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर एक चीज और ध्यान रखिएगा कि एग्जाम में हम लोग क्या करते हैं, अन्याय लिखा हुआ है, असमानता लिखा हुआ है, पक्षपात लिखा हुआ है। हम लोग एग्जाम में जब बनाते हैं, ट्रांसलेशन करते हैं, तो इन इक्वालिटी को हम लोग पहले कर देते हैं
इनजस्टिस को बाद में रखते हैं, इसको पहले कर देते हैं, इसको पहले लिख देंगे, इसको दूसरे नंबर पे लिख देंगे और इसको तीसरे नंबर पे लिख देंगे, या फिर तीसरे को पहला कर देंगे। ठीक है, तो वो चीज नहीं चलेगा। कोई भी चीज अगर एंड से जुड़ा हुआ है, कॉमा से जुड़ा हुआ है, तो उसका सीक्वेंस हम लोग देखेंगे। वो नाउन का जो सीक्वेंस होना चाहिए, वो नाउन का सीक्वेंस हम लोग चेंज नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये भी बात आप लोग ध्यान रखिएगा जब भी ट्रांसलेशन बनाएंगे हम लोग। तो जब भी हम लोग सीक्वेंस जो देखेंगे, हमारे क्वेश्चन में जो रहेगा वही सीक्वेंस हम लोग इसमें बनाएंगे। ठीक है, सबके बात सबको समझ में आ गई ये बात? चलिए ठीक है, सिंपल सा बात था, ये समझ में आ गई होगी सबको। चलिए अगला हम लोग करते हैं। भारतीय संप्रभुता उपनिवेश सरकार के तलवार से ध्वस्त कर दिया गया था। ठीक है, इसमें थोड़ा सा मुझे हिंदी में भी कमी लग रही है, इसमें अगर वो अगर जोड़ देते हैं तो थोड़ा सा ठीक लग रहा है। क्या बोल रही हैं आप? संप्रभुता को क्या बोलते हैं? सर सोवरेनिटी। सोवरेन, सोवरेन हम लोग यूज करते हैं संप्रभु के लिए, संप्रभुता के लिए सोवरेनिटी यूज करते हैं। ठीक है, तो भारतीय संप्रभुता को उपनिवेश सरकार के तलवार से ध्वस्त कर दिया गया था, यानी कि खराब कर दिया गया था, मतलब बर्बाद कर दिया गया था। ठीक है, क्या बनेगा इसका? सर इंडियन सोवरेनिटी वाज ruined फ्रॉम तलवार का यहाँ पे परफेक्ट जो रहेगा वही लिख देंगे क्या? स्वॉर्ड, हाँ हाँ, लिखेंगे। टू स्वॉर्ड ऑफ प्रिवेलिंग गवर्नमेंट। ठीक है, और कोई? Sir, Indian sovereignty had destroyed by the sword of the colonial government. ठीक है, और कोई? और कोई बोलना नहीं चाहता है? उपनिवेश को क्या बोलेंगे सर? कॉलोनियल तो बोला है इन्होंने। Indian sovereignty was destroyed by sword of colonial government. चलिए ठीक है, देखिए जब भी हम लोग कोई नाउन को जोड़ेंगे ऑफ से, तो हम लोग द लगाएंगे, द स्वॉर्ड ऑफ कॉलोनियल गवर्नमेंट। ठीक है, इस तरह से हम लोग बनाएंगे। चलिए देखते हैं सॉल्यूशन। इंडियन सोवेरेनिटी वाज स्मैश्ड विद द स्वॉर्ड ऑफ द कॉलोनियल गवर्नमेंट। अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है कि जब हमने ट्रांसलेशन किया, ठीक है, तलवार से ध्वस्त कर दिया हिंदी में हमने लिखा, लेकिन इंग्लिश में क्या कर दिया, तलवार से उसको काट दिया। ठीक है, या फिर ध्वस्त कर दिया, तो हमने क्या यूज किया, स्मैश्ड। स्मैश्ड हम लोग कब यूज करते हैं, किस लिए यूज कर सकते हैं? थोड़ा दिमाग पे जोर लगाइए। स्मैश का मतलब तो मतलब किसी चीज को दबाना करके मतलब उसको कुचलना सर दबाना व्हेन वी जैसे डिस्ट्रॉय केले को समथिंग, स्मैश किया जाता है। हाँ, जब हम लोग किसी जैसे को, हम व्हेन वी पोटैटो डिस्ट्रॉय स्मैश समथिंग। करते हैं। टुकड़े टुकड़े। हाँ, बनाना स्मैश होता है। हाँ, लिट्टी चोखा में हम लोग पोटैटो स्मैश कर देते हैं। जी सर जी। चलिए ठीक है, तो स्मैश्ड होता है वो, कुचलने का सेंस। हाँ, कुचलना या फिर दबा के एकदम भरता बना देना। ठीक है, तो ये सब चीज हम लोग करते हैं। तो ये हो गया, इंडियन सोवरेनिटी वाज स्मैश्ड विद द स्वॉर्ड ऑफ द कॉलोनियल गवर्नमेंट। तो आप लोगों ने जो बनाया था वो भी ठीक है, रूइंड है, किसी ने कुछ और यूज किया, डिस्ट्रॉय यूज किया, तो ये वर्ड हम लोग चेंज कर सकते हैं, लेकिन मीनिंग सेम रखेंगे। ठीक है, अगला हम लोग करते हैं। भारतीय नैतिकता और निष्पक्षता विदेशी दलालों के मुट्ठी में बंद था। क्या हो जाएगा इसका? तो इंडियन morality and
ब्रोकर वो जमीन वाला नहीं, यहाँ पे एजेंसी बोल सकते हैं या फिर एजेंट्स बोल सकते हैं। सर होल्डर बोल सकते हैं, क्या? होल्डर? मतलब फॉरेन होल्डर। नहीं, होल्डर सही नहीं रहेगा। कई लोग इस ग्रुप में बहुत शांत हैं, उनको भी बोलना पड़ेगा। ऑर्गेनाइजेशन बोल दें, ग्रुप या ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, चलिए देखते हैं। देखिए, इंडियन morality एंड फेयरनेस was closed in the fist of the foreign powers। ठीक है, यहाँ पे आउट्स यूज किया गया है, तो हम लोग इसका रिलेटेड वर्ड जो भी रहेगा वो भी हम लोग देख सकते हैं डिक्शनरी में खोल के कि इसका रिलेटेड मीनिंग और क्या क्या यूज कर सकते हैं। हाँ, एक चीज और बात है, जैसे मान लीजिए हमने कोई यूज किया वर्ड टाउट। ठीक है, अब टाउट तो हमने यूज कर दिया, लेकिन टाउट के इक्विवेलेंट ही हम लोग यूज करेंगे। ऐसा नहीं है कि टाउट के बदले हमने, ये नाउन है तो नाउन के बदले हमने वर्ब यूज कर दिया। ठीक है, जब हम लोग सेंटेंस बनाते हैं तो हो सकता है कभी कभी हम लोग टाउट की जगह कुछ और यूज कर लें, लेकिन हम लोग को उसी तरह का वर्ड यूज करना पड़ेगा। एडजेक्टिव है तो एडजेक्टिव, एडवर्ब है तो एडवर्ब, या फिर नाउन है तो नाउन। ठीक है, ऐसा नहीं हो कि कुछ और हमने यूज कर लिया और वो हमारा गलत हो जाए, ऐसा हम लोग को नहीं करना है। ठीक है, चलिए ब्रोकर भी यूज कर सकते हैं हम लोग अगर नहीं आता है तो, लेकिन कोशिश करेंगे एजेंट, एजेंसी, ये सब भी हम लोग यूज करेंगे, क्योंकि ब्रोकर यूज करेंगे तो फिर डायरेक्ट हम लोग का इंडिकेशन कहाँ जाता है कि जमीन उमीन का कोई ब्रोकर होगा। हाँ ठीक है, वो है सर, बट एजेंट का तो अभी करता होगा ना। हाँ, एजेंट या फिर एजेंसी। एजेंट भी हम लोग बोलते हैं ना, जैसे कोई दवाई ववाई बेचता है उसका एजेंट हम लोग देखते हैं, दुकान दुकान घूमता है, डॉक्टर के पास जाता है। ठीक है, तो एजेंट हम लोग बोलचाल की भाषा में यूज करते हैं। उसको तो तो जो, रिप्रेजेंटेटिव बोलते हैं। हाँ, रिप्रेजेंटेटिव भी बोलते हैं, हम लोग डायरेक्ट एजेंट बोल देते हैं। ठीक है, इसका एजेंट है। हाँ वो तो प्रतिनिधि जो कर रहा, प्रतिनिधित्व जो कर रहा वो हाँ, रिप्रेजेंटेटिव ही है। मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव। ठीक है, तो कोशिश हम लोग वही करेंगे कि जो एग्जैक्ट वर्ड हो वो यूज करें, लेकिन अगर नहीं आ रहा है एग्जाम में तो फिर कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है, छोड़ के आने से अच्छा हम लोग बना के आएंगे। हमारी संस्कृति और सभ्यता का अस्तित्व खतरे में था, यहाँ पर खतरे होता। हमारी संस्कृति और and सभ्यता। civilization was our culture and civilization was नहीं, the sorry सर आवर कल्चर एंड सिविलाइजेशन वाज इन डेंजर। सर अस्तित्व तो क्या बोलेंगे द the एग्जिस्टेंस I don't कह सकते हैं क्या the अस्तित्व का? I don't कल्चर एंड एक्सिस्टेंस वाज इन डेंजर। so the base of our culture and civilization was in danger. ठीक है, और मैं पूछ लेता हूँ, पूजा बताइए। पूजा तब से बोल ही नहीं रही है, पूजा बताइए क्या बनेगा। अस्तित्व मीन्स एग्जिस्टेंस होगा। एग्जिस्टेंस, हाँ। द एग्जिस्टेंस ऑफ आवर कल्चर एंड सिविलाइजेशन वाज इन डेंजर। ठीक है। सर डेंजर की जगह पेरिल लगा सकते हैं ना? नहीं, सर अस्तित्व की जगह पे क्या आएगा? ओके सर। एग्जिस्टेंस आएगा। देखिए, इसका सॉल्यूशन हम लोग देख लेते हैं। पेरिल हम लोग नहीं लगा सकते हैं। ठीक है, आप पेरिल एक बार डिक्शनरी में ढूंढिएगा। ओके सर। देखिए, यहाँ पे क्या है कि एंटिटी ऑफ आवर कल्चर एंड सिविलाइजेशन वाज इन डेंजर। ठीक है, यहाँ तो एग्जिस्टेंस या फिर एंटिटी कुछ भी हम लोग वर्ड यूज कर सकते हैं, लेकिन वो वर्ड एक दूसरे के बराबर होना चाहिए। ठीक है, जो मैं अभी बोल रहा था। तो ये ज्यादा टफ नहीं था, सिंपल था। अब मैं जिससे पूछूंगा वही बताएगा, जो तब से कुछ नहीं बोल रहा है। अंग्रेजी प्रशासनिक तंत्रों का विलासी जीवन भारतीय स्वतंत्रता, संप्रभुता तथा प्रजातंत्र की कीमत पर था। प्रतिभा बताइए क्या बनेगा इसका।
डेमोक्रेसी। ठीक है, रेशमा बताइए क्या बनेगा। सर नहीं बनाया है। तो वो तो घर से बनाने के लिए दिया भी नहीं था, अभी बनाना है इसको। सर रोटी बनाना है। अच्छा, रोटी बना रहे, चलिए कोई बात नहीं। ठीक है, चलिए वो रोटी बना रही है, हम लोग हेल्प नहीं कर पाएंगे उनके लिए, तो हम लोग, चलो कोई और हम लोग ट्राई करते हैं। निशा बताइए क्या बनेगा। चलिए निशा भी रोटी बना रही है, निशा शायद सब्जी बना रही होगी, इन्होंने रोटी बनाई, हमने सब्जी बनाया। चलिए, क्लास में यही मजा आता है कि कोई कुछ भी कर रहा होता है तो वो पता चल जाता है। चलिए बताइए सुनील, आप ही बताइए क्या बनेगा। सर द extravagant life of English administration system uh, was was based on democracy of Indian independence, sovereignty and democracy। सर इसको मगअप हो गया सर माइंड में, एक सेकेंड। सर द extravagant life of English administration system was based on Indian independence, sovereignty and democracy। ठीक है, देखिए यहाँ पर ना, ये जैसे विलासी के लिए हम लोग लेविश भी यूज कर सकते हैं, अगर दिमाग में नहीं आ रहा है तो लेविश आ जाएगा, तो लेविश से भी हम लोग बना सकते हैं। चलिए कुल मिला के ठीक ठाक हुआ आंसर, देखते हैं। यहाँ पर वोलuptuous लाइफ ऑफ द इंग्लिश एडमिनिस्ट्रेटिव नॉर्म्स, ठीक है, इन्होंने बहुत ज्यादा हाई फाई बनाया हुआ है। वोलuptuous लाइफ ऑफ द इंग्लिश एडमिनिस्ट्रेटिव नॉर्म्स वॉज एट द कॉस्ट ऑफ। अब देखिए यहाँ पर एक चीज और हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर जो वर्ब यूज किया गया है वो कौन सा यूज किया गया है, ठीक है। अब देखिए ये पूरा मेरा सब्जेक्ट इतना लंबा सा है, ठीक है, और लास्ट में क्या नॉर्म्स है और वर्ब मेरा वॉज यूज किया गया है। तो यहाँ पर जो सब्जेक्ट है, मेन सब्जेक्ट, वो क्या है। देखिए यहाँ पर मेरा सब्जेक्ट है लाइफ, ठीक है। अगर हम लोग वोलuptuous भी ये क्या है, विशेषता है, लेकिन मेरा सब्जेक्ट है वो लाइफ है। तो लाइफ वॉज एट द कॉस्ट ऑफ इंडियन लिबर्टी, सोवरेनिटी एंड डेमोक्रेसी, ठीक है। तो ये चीज हम लोग देखेंगे एग्जाम में भी, हम लोग को इतना लंबा लंबा दे दिया जाएगा सेंटेंस और भाग कहीं और रहेगा, ठीक है। तो उस पे भी हम लोग ध्यान देंगे कि क्या हम लोग को मिल रहा है और क्या हम लोग को करना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या कहा जाता है, किसी भी चीज का अति बुरा होता है, क्या हो जाएगा इसका। माही आप बताइए, सर मैं बताऊँ। माही को बताने दीजिए। माही जी चली गई है, बताइए सुभद्रा, आप ही बताइए। It is said excess of everything is bad. 50%। जी सर, it is said. चलिए कोई और बताएगा। Yes sir. So it is said excess of anything is bad. और कोई। तो सर इट बैड इज की सेड जगह दैट डेंजरस ले सकते हैं। सर इट इज सेड दैट डेंजरस, एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज वेरी बैड।
चलिए ठीक है, ये सिंपल सेंटेंस था, जो पहला आंसर आया था वो करेक्ट था। ठीक है, इट इज सेड एक्सेस ऑफ एवरीथिंग। अति के लिए और शब्द यूज कर सकते हैं। अति के लिए और क्या शब्द है? सर पता नहीं मतलब सही है कि नहीं, मुझे एक शब्द पता नहीं वो इसके लिए सही है नहीं, एक्सुबरेंट याद आ रहा है, वो यहाँ यूज होगा या नहीं? नहीं, उसका मतलब क्या होता है कि जब हम लोग कुछ एक्सेस दिखावा करते हैं ना, तब वो हम लोग यूज कर सकते हैं। ठीक है, जब हम लोग दिखावे के सेंस में यूज करें, कोई ऐसा सेंटेंस आया कि हम लोग उनको बताना है कि वो ऐसे मोबाइल से फोटो खींच रही थी जैसे लग रहा है एप्पल का फोन उसी के पास है, वो इतना दिखावा कर रही थी। ठीक है, तो इस तरह का जो सेंटेंस रहेगा वहां पे वो वर्ड यूज किया जा सकता है। ठीक है, चलिए, मेरे पास तो नोकिया वाला फोन है विदाउट कैमरा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हमारा सेंटेंस है अगला। ब्रिटिश शोषण, भेदभाव और सामाजिक अन्याय भारतीय आंगन के एक एक कण में अभूतपूर्व जागृति और चेतना को जन्म दिया। यहाँ पर भी ने छूटा हुआ है सेंटेंस में। ब्रिटिश शोषण ने भेदभाव और सामाजिक अन्याय भारतीय आंगन के एक एक कण में अभूतपूर्व जागृति और चेतना को जन्म दिया। क्या होगा? So British rule gives birth to the uh, भेदभाव को क्या बोले, डिस्क्रिमिनेशन एंड injustice ऑन जस्ट social injustice in Indian scenario। नहीं हो पा रहा। और कोई बताइए। ब्रिटिश शोषण, भेदभाव और सामाजिक अन्याय भारतीय आंगन के एक एक कण में अभूतपूर्व जागृति और चेतना को जन्म दिया। चलिए ठीक है, इसमें हम लोग ना एक चीज और करेंगे, ध्यान देंगे कि ये सेंटेंस मेरा बड़ा है, तो हम लोग सबसे पहले ब्रिटिश शोषण, ये मेरा सब्जेक्ट हो गया, ने जागृति और चेतना को जन्म दिया, इसको पहले हम लोग ट्रांसलेट कर लेंगे। ब्रिटिश एक्सप्लॉयटेशन ने क्या किया? जागृति और चेतना को जन्म दिया, इसको पहले हम लोग ट्रांसलेट कर लेंगे, फिर बाकी धीरे धीरे करके बाकी भेदभाव का, इनडिस्क्रिमिनेशन, सामाजिक अन्याय का, सोशल इनजस्टिस या फिर अनजस्ट, भारतीय आंगन, भारतीय आंगन को क्या यूज कर सकते हैं? हम्म, आंगन के लिए तो मुझे भी याद नहीं आ रहा। आंगन के एक एक कण में अभूतपूर्व, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, एवरीवेयर, एक एक कण में के लिए हम लोग एवरीवेयर कर सकते हैं, अभूतपूर्व के लिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कर सकते हैं, लेकिन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पॉजिटिव सेंस में आ जाएगा। और कोई बोलना चाहता है इसको? ये तो रियली में हार्ड आ गया। होगा, यूज होगा। बताइए पूरा। सिर्फ भारतीय आंगन के लिए कौन सा वर्ड यूज होगा? भारतीय आंगन के लिए तो मुझे भी नहीं पता। इंडियन कोर्ट यार्ड हो सकता है पार्ट सर। ऑफ इंडियन बोल सकते हैं, भारतीय की धरती पर आंगन मतलब धरती, इस सेंस में लिखी जा सकती हाँ, है। लैंड यूज कर सकते हैं। चलिए देखते हैं सॉल्यूशन। The British exploitation, discrimination and social injustice led an unprecedented awakening and consciousness in every particle of the Indian courtyard. कोर्टयार्ड जिन्होंने बोला था उन्होंने सही बोला था। किसने बोला था कोर्टयार्ड? किसने बोला था कोर्टयार्ड? तो देखिए यहाँ पे कोर्टयार्ड है, मतलब एक पोर्टिको होता है, कोर्टयार्ड तो घर के पीछे जो होता है उसको ना बोलते हैं।
हाँ, उसको बोलते हैं कोर्टयार्ड। मतलब घर के पीछे कोई ये जगह टाइप का बनता है, उसको हम लोग बोलते हैं। लेकिन इंग्लिश में क्या होता है? भाव के हिसाब से तो ऐसा कहा जा सकता है ना इसको कोर्टयार्ड। कोर्टयार्ड ठीक है। सेंटेंस का जो जैसे हाँ। जैसे क्या होता है कि हिंदी में हम लोग आंगन यूज करते हैं, ठीक है। और आंगन में हम लोग क्या करते हैं, पेड़ पौधा लगाते हैं, खेलते खेलते हैं। तो इंग्लिश में क्या करते हैं, वो थोड़ा सा खाली जमीन रखते हैं जहाँ पे वो लोग खेलते हैं, खेती बाड़ी करते हैं, उसको वो लोग कोर्टयार्ड बोलते हैं। जो खाली जमीन होता है, घर के पीछे भी हो सकता है, वो आगे भी हो सकता है। तो वो इक्वावेलेंट टू हम लोग का आंगन हो जाता है, तो इसलिए यहाँ पे कोर्टयार्ड यूज हुआ है। ठीक है। सर ये ब्रेड शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया है? ब्रेड मतलब जन्म देना। जन्म देने के लिए। ठीक है। ब्रीड हम लोग बोलते हैं ना, उसी का सेकंड फॉर्म ब्रेड। ठीक है। चलिए, ये तो थोड़ा सा हार्ड था। द ब्रिटिश एक्सप्लॉयटेशन, डिस्क्रिमिनेशन एंड सोशल इंजस्टिस, ब्रेड एन अनप्रेसिडेंटेड अवेकनिंग एंड कॉन्शियसनेस इन एवरी आर्टिकल ऑफ द इंडियन कोर्टयार्ड। तो एग्जाम में ऐसा हम लोगों के दिमाग में आएगा नहीं। हम लोग जितना सिंपल हो सकता है उतना सिंपल बना लेंगे। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्वतंत्रता की लड़ाई का एक विनाशकारी तूफान भारत में आया, क्या हो जाएगा इसका? डिवास्टेटिंग विंड और केम ड्यूरिंग द फ्रीडम ऑफ इंडिया। हम्म, ठीक है। और कोई कुछ बोलना चाहेगा इसमें? मनीषा, क्या बनेगा इसका? Sir, a disastrous storm came in India during the conflict of independence. ठीक है। चलिए देखते हैं इसका सोल्यूशन। ये ज्यादा हार्ड नहीं है, सिंपल ही है। ए स्मैशिंग स्टॉर्म ऑफ लिबरेशन मूवमेंट केम इन इंडिया। ठीक है। जैसे हम लोग, मैं बोलना भी चाह रहा था कि जैसे हम लोग विंड यूज करेंगे तो विंड का सेंस आएगा सिर्फ नॉर्मल सा हवा। ठीक है। लेकिन अगर हम लोग स्टॉर्म यूज करते हैं तो हम लोग का क्या होगा, तूफान का सेंस आएगा। अब मान लीजिए मेरे साथ ऐसा हुआ कि मेरे दिमाग में आया ही नहीं स्टॉर्म। ठीक है, हो सकता है, जनरल सा बात है। डिजास्टर यूज सर आप डिजास्टर यूज हो सकता है इससे। डिजास्टर कैसे बनाएंगे डिजास्टर से? सर डिजास्टर तो प्रलय हो जाएगा ना। नहीं, डिजास्टरस विनाशकारी के लिए सर। हाँ, वो तो डिजास्टरस यूज करना पड़ेगा, डिवास्टेटिंग यूज करना पड़ेगा। ठीक है। डिवास्टेटिंग सही होगा। कैट कैस्टोट्रोफी कैस्टोट्रोफिक करके वर्ड है, वो कैटेस्ट्रोफे यूज हो सकता है। कैटेस्ट्रोफे। कैटास्ट्रॉफी नहीं यूज होगा यहाँ पे। जैसे मान लीजिए हमने विंड यूज किया, हमारे पास दिमाग में आया ही नहीं तो, लेकिन हम लोग को तूफान भी बोलना है। तो विंड जो है वो ज्यादा बहुत तेज होता है, बहुत ज्यादा डिवास्टेटिंग होता है। तो हम लोग डिवास्टेटिंग विंड या फिर स्ट्रॉन्ग विंड इस तरह से यूज कर सकते हैं, अगर दिमाग में आया ही नहीं तो। स्टॉर्म। ठीक है, ताकि सेंटेंस में लगे कि हाँ हमने भी मतलब सेंस समझ लिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सर क्या बोले, स्ट्रॉन्ग विंड। अगर मान लीजिए दिमाग में आ ही नहीं रहा कि स्टॉर्म होता है तूफान का, तो हम लोग क्या करेंगे? हम लोग को स्ट्रॉन्ग यूज करना पड़ेगा, डिवास्टेटिंग यूज करना पड़ेगा, और भी कुछ वर्ड अगर हम लोग लगा सकते हैं विंड में तो उसको लगा के हम लोग बना सकते हैं। ठीक है, क्योंकि एग्जाम में हम लोग को बनाना है, छोड़ के नहीं आना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। संपूर्ण उपनिवेश सत्ता इस तूफान के अप्रत्याशित भंवर में फंस गया। उपनिवेश सत्ता मतलब क्या हो गया? ब्रिटिश सत्ता जो है इस तूफान में अप्रत्याशित भंवर में फंस गया, तूफान के अप्रत्याशित भंवर में। सर कंप्लीट colonial system. So colonial system हम्म unprecedented
storm? सर मैं बोलूं, बोलिए। entire colonial rule stuck on unprecedented, और क्या बोलेंगे, तूफान। सर वो तो इन स्टॉर्म हो जाएगा, पर भंवर को क्या बोलूं। वर्ल्ड विंड बोलते हैं ना, वर्लिंग, भंवर। ये पूछिए। होगा परफेक्ट वर्ड बॉल पुल। भंवर वर्लपुल होता है सर। वर्लपूल तो क्रीज भी होता है। सर मुझे वॉशिंग मशीन याद आया। चलिए ठीक है। सर एक वर्ल वो तो विंड भी होता है ना? कॉलोनियल वर्ल्ड विंड। हाँ। चलिए देखते हैं हम लोग इसका सोल्यूशन। द एंटायर कॉलोनियल गवर्नमेंट वाज ड्रैग्ड, ठीक है, इनटू द अनएक्सपेक्टेड वर्टेक्स ऑफ दिस स्टॉर्म। ठीक है, तो वर्टेक्स की जगह पे अगर हम लोग कुछ और वर्ड यूज करना चाहें तो वो भी हम लोग कर सकते हैं। आप लोग डिक्शनरी में देखिएगा कि वर्टेक्स को और क्या क्या हम लोग यूज कर सकते हैं, कौन कौन सा वर्ड इसके लिए है। ठीक है, और जो हम लोग आप बोल रहे थे कि कंप्लीट, वो कंप्लीट नहीं होगा, वो इंटायर होगा या फिर ऑल कर सकते हैं, लेकिन ऑल भी करना ज्यादा सुटेबल नहीं रहेगा। इंटायर मीन्स क्या है, ऑल जब हम लोग करेंगे सभी, तो कोशिश करेंगे कि इंटायर हम लोग यूज करें। होल कर सकते हैं, दी होल सर, उसके लिए होल नहीं यूज कर सकते, WHOL। कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन कोशिश करेंगे कि बढ़िया से बढ़िया शब्द जो हमारे दिमाग में रहेगा वो हम लोग यूज करें। ठीक है, चलिए उसके बाद अगला हम लोग करते हैं। एक लंबी लड़ाई के बाद भारत अभूतपूर्व त्याग और बलिदान की कीमत पर आजाद हुआ। एक लंबी लड़ाई के बाद क्या होगा इसका? After a long war of independence, India gained its भारत अभूतपूर्व त्याग। अभूतपूर्व त्याग सर अभी कुछ देर पहले आया था। अनप्रेसिडेंटेड अभूतपूर्व के लिए बोला गया था। हाँ, अनप्रेसिडेंटेड त्याग, सेक्रीफाइस, सेक्रीफाइस। बलिदान का। तो सर बलिदान का क्या होगा? बताइए आप लोग, हम लोग बना चुके हैं ना त्याग और बलिदान वाला। यस सर। सर सैक्रिलेज होगा क्या? नहीं नहीं, सेक्रीलेज नहीं करेंगे। भारत आजाद हुआ, ये मेरा सेंटेंस पूरा कंप्लीट है। बाकी ये सब जोड़ने के लिए हम लोग को जोड़ना पड़ेगा। सर बलिदान के लिए आपने बोला था सैक्रिफाइस एंड डेडिकेशन बोले थे। डेडिकेशन? सर शहीदों के लिए यूज होता है वहाँ पे। नहीं नहीं, यहाँ शहीद नहीं करना है किसी को। पिछले बार जो आपने बताया था वो सैक्रिफाइस और डेडिकेशन। हाँ, सेक्रीफाइस ठीक है और डेडिकेशन ठीक है। रिनंसिएशन नहीं रहेगा क्या सर? चलिए ठीक है, इसका सॉल्यूशन देखते हैं। क्या? कॉस्ट मत, मतलब कॉस्ट हो गया, जो कीमत पर शब्द दिया हाँ है हाँ, वो कॉस्ट पे आएगा, कॉस्ट वाला शब्द आएगा। मार्टिडम भी बोलना था सर अभी। एट एनी कॉस्ट सर। नहीं, एट एनी कॉस्ट नहीं, वो होता है किसी कीमत पर। सर बेस्ड ऑन बोल सकते हैं। यहाँ तो कीमत पता है, त्याग और बलिदान की कीमत पर। चलिए ठीक है, इसका सॉल्यूशन देखते हैं। आप लोग बना सकते हैं, ये ज्यादा हार्ड नहीं है। आफ्टर ए लॉन्ग स्ट्रगल, क्या बोल सकते हैं? नहीं नहीं, बेसिस वाला नहीं करेंगे। आफ्टर ए लॉन्ग स्ट्रगल इंडिया बिकम फ्री एट द कॉस्ट ऑफ प्रेसिडेंटेड डेडिकेशन एंड सेक्रीफाइस।
ठीक है, तो सेक्रीफाइस को सर यहाँ पे सैक्रिफाइस के लिए तो त्याग और बलिदान दोनों होता है सर, लेकिन डेडिकेशन तो किसी चीज के प्रति हम लोग जब बहुत मतलब क्या बोलते हैं, जैसे हम भगवान गणेश जी के प्रति बहुत डेडिकेटेड हैं, समर्पित, उस सेंस में होता है। हाँ समर्पित समर्पित के लिए डिवोटेड होगा ना, डिवोटेड। डेडिकेशन भी, डिवोटेड हो जाएगा, डेडिकेशन नहीं होगा। डेडिकेशन यहाँ ठीक है, समर्पित। ठीक है, कि उसके लिए हम लोग बहुत सारा चीज त्याग दे रहे हैं। एक चीज होता है त्याग देना, ठीक है, जैसे मैं सिगरेट पीता हूँ तो सिगरेट को मैंने त्याग दिया, ठीक है। और बलिदान अलग चीज हो गया। बलिदान क्या होता है कि रावण ने जैसे अपने सिर का बलिदान दे दिया, ठीक है, दोनों चीज अलग अलग है। तो यहाँ पर ये बन जाएगा हम लोग का, आफ्टर ए लॉन्ग स्ट्रगल इंडिया बिकेम फ्री एट द कॉस्ट ऑफ अनप्रेसिडेंटेड डेडिकेशन एंड सेक्रीफाइस। ठीक है, तो ज्यादा हार्ड नहीं है, अगर टाइम मिलेगा तो आप लोग आराम से बना लीजिएगा इसको। चलिए अगला हम लोग का है, अब यह एक उन्नतशील और प्रगतिशील प्रगतिशील संप्रभु देश कहलाता है, मेरा भारत महान। सर नाउ इट इज कॉल्ड प्रोग्रेसिव एंड उन्नतशील। सर दोनों तो सेम ही हो जाएगा ना, उन्नतशील और प्रगतिशील। प्रोग्रेसिव मीन्स उन्नतशील, डेवलपिंग। डेवलपिंग। सोवरेन धीरे कंट्री, धीरे देश का डेवलपिंग विकास सोवराइन हो कंट्री। जाएगा। हाँ, इंडिया इज ग्रेट। सोवरेन कंट्री। उसके बाद जैसा हम लोगों को, देखिए यहाँ पर एक चीज और ध्यान रखिएगा, जब भी हम लोग ट्रांसलेट करेंगे, ठीक है, जब भी हम लोग ट्रांसलेट करेंगे, देखिए यहाँ पे कॉमा है, तो इतना दूर का ट्रांसलेशन हम लोग बनाएंगे, इतना दूर का लिखेंगे, और इतना दूर का ट्रांसलेशन हम लोग अलग बनाएंगे, और ये है हम लोगों का इन्वर्टेड कॉमा में, और इसको भी इंग्लिश में इन्वर्टेड कॉमा में रखेंगे, ठीक है। तो ये गलती हम लोगों से नहीं होनी चाहिए एग्जाम में, कि हमने एकदम डायरेक्ट उसका ट्रांसलेशन बना दिया, इन्वर्टेड कॉमा में इन्वर्ट नहीं रखा, ठीक है। ये गलती हम लोग एग्जाम में नहीं करेंगे। नाउ इट इज कॉल्ड प्रॉस्पेरस एंड फ्लरिशिंग सोवरेन कंट्री माय ग्रेट इंडिया, या फिर माय इंडिया इज ग्रेट, ठीक है। तो ये चीज हम लोग नहीं करेंगे, जो इन्वर्टेड कॉमा में है उसको हम लोग इन्वर्टेड कॉमा में रखेंगे। दूसरा क्या चीज कर सकते हैं, ये जो बोल रहा है मेरा भारत महान, एग्जाम में अगर ऐसा आता है, ठीक है, तो इस तरह का अगर कुछ आता है तो हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह का जो पैसेज आएगा वो चीज हम लोग ध्यान से देखेंगे, और किसको कैसे करना है ये हम लोग करते करते सीखेंगे। मतलब लिप्यंतरण सर करके। मतलब बोलने का मतलब हाँ, है, किसी का अगर कोई लाइन हुआ, कोटेशन हुआ, तो उसको हम लोग वैसे ही सिर्फ वो में लिख देंगे, रोमन में नहीं, लिख देंगे। ये देखिए, ये इसमें कलाकारी थोड़ा आपको दिखाना पड़ेगा, ठीक है। ये तो हमने कर दिया माय ग्रेट इंडिया, ये मैंने कर दिया, लेकिन क्या है मेरा भारत महान, ये क्या है जोश के साथ हम लोग को बोलना पड़ता है कभी कभी, ठीक है, और हम लोग को बोलना भी चाहिए, मेरा भारत महान, मेरा झंडा ऊंचा रहे, जैसा हम लोग बोलते हैं स्कूल में भी। तो इस तरह का कोई ऐसा सेंटेंस आता है तो हम लोग इसको लिप्यांतरण कर सकते हैं, ठीक है। यस सर। सर बोलना ये था, ये प्रोस्पेरस मतलब तो यहाँ पे धनवान होगा ना, नहीं, तो वहाँ पे प्रोस्पेरस, हम प्रोग्रेसिव और फ्लरिशिंग लिख सकते हैं सर। हाँ वो तो लिख सकते हैं, प्रोग्रेसिव तो लिख ही सकते हैं, ठीक है। प्रोग्रेसिंग एंड फ्लरिशिंग से लिख सकते हैं ना। हाँ, वो भी लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन उसका जो क्या बोलते हैं, अ, सर प्रोग्रेस और फ्लरिश का दोनों का तो एक ही मीनिंग हो जाएगा फिर। उससे क्या मतलब है, दोनों मतलब उन्नतशील और प्रगतिशील। प्रोस्पेरस सही है यहाँ पर। उन्नत मतलब क्या है, उन्नति कर रहा है, प्रगति मतलब दोनों में, फल फूल रहा है ना, फ्लरिशिंग मतलब तो। हाँ, प्रगति कर रहा है, ठीक है। आप लोग वर्ड देख लीजिएगा कि उस समय आप लोग के दिमाग में क्या एग्जैक्ट आ रहा है, ठीक है। अभी हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो प्रैक्टिस में हम लोग कोशिश करेंगे कि एग्जैक्ट वर्ड यूज कर लें, लेकिन एग्जाम में हम लोग तो देख के नहीं आए कौन सा पैसेज देगा, उस हिसाब से हम लोगों को करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए सर आज, इसकी ट्रांसलेशन
नहीं, ट्रांसलेशन लास्ट टाइम से इजी थे, ठीक है। लास्ट टाइम से ट्रांसलेशन इजी थे, सेंटेंस बनाना इजी था, लेकिन वर्ड थोड़ा सा अलग था। अलग क्या मतलब कि वो हम लोग यूज कर सकते हैं। चलिए ठीक है, एग्जाम में हम लोग को मिला जुला मिलेगा, उसको ही हम लोग को करना पड़ेगा, ठीक है। तो आज की कथा यहीं पे समाप्त होती है, ठीक है। और आप लोगों को कुछ बोलना है? सर गुड नाइट। गुड नाइट। सर एक चीज मुझे पूछना था ट्रांसलेशन से रिलेटेड। हाँ बोलिए। हेलो। जी सर। सर मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि जैसे कोई पैसेज आपने दिया है और हम ट्रांसलेशन कर रहे हैं, जैसे कि देश, देश का एक वर्ड हमने लिख लिया नेशन, तो जहाँ जहाँ देश लिखा होगा वही एक नेशन को ही एक वर्ड को यूज करेंगे, या नेशन की जगह कंट्री करके भी लिख सकते हैं, या एक ही को रखेंगे, यही पूछना था। देखिए पैसेज एक बार आप पूरा पढ़िएगा, ठीक है। नेशन हम लोग देश के लिए यूज करते हैं, कंट्री भी देश के लिए यूज करते हैं, लेकिन जहाँ पे देशभक्ति वाला कुछ आएगा वहां पे नेशन यूज करेंगे। जी लेकिन अगर कुछ ऐसा पैसेज आ गया जहाँ पे मतलब इकोनॉमिक पैसेज आ गया, वहां पे नेशन यूज करना ज्यादा सही नहीं रहेगा। वहां पे हम लोग कंट्री यूज कर सकते हैं कि उसका ग्रोथ जो है अच्छा है, उसका ग्रोथ खराब है। लेकिन जब देशभक्ति आएगा, कुछ ऐसा टाइप का आएगा, तो हम लोग वहां पे नेशन यूज करेंगे। वन नेशन वन स्टेट बोलते ही है, ठीक है। वन नेशन वन जी सर। जी सर। इलेक्शन इस टाइप का बोलते हैं, ठीक है। तो पैसेज को देख के हम लोग वर्ड को यूज करेंगे, तभी तो हम लोग को रखा जाएगा। नहीं तो वो तो गूगल से ट्रांसलेट करवा लेगा, आधा जो करेक्शन होगा वो खुद ही कर देगा, ठीक है। तो पैसेज देख के हम लोग को ट्रांसलेट करना है, वर्ड यूज करना है, ठीक है। ओके सर। चलिए ठीक है, आज के लिए इतना रहने देते हैं। जो कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए, नहीं तो फिर चलते हैं हम लोग अपने अपने घर। ओके सर, गुड नाइट सर। गुड नाइट। सर एक सवाल था। बोलिए। सर जैसे आप पूछ रहे हो तो मेरे दिमाग में ना उस टाइम ट्रांसलेशन बन नहीं पाता है, तो मैं बोल नहीं पाती हूँ, तो उसके लिए सर क्या करूँ? उसी के लिए तो ये सेशन है कि बन नहीं पाता है। देखिए इसमें इसीलिए मैंने इस सेशन को रखा है कि हमारा ट्रांसलेशन स्पीड हो, ठीक है। आपसे एक बार नहीं बनेगा, दो बार नहीं बनेगा, तीन बार नहीं बनेगा, चार बार नहीं बनेगा, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि आपसे हमेशा ही नहीं बनेगा। आपसे बनेगा, आज नहीं बना तो कल बनेगा, कल नहीं तो परसों बनेगा। आज जो हार्ड लग रहा है कल वो इजी लगेगा, ठीक है। ट्रांसलेशन को फास्ट करने के लिए हमने इस सेशन को रखा है। सर जैसे कॉपी पेन होता है तो उसमें फिर भी है ना लिख लेते हैं, लेकिन ऐसे नहीं हो पाता है। देखिए स्टार्टिंग में हम लोग भी जब मैथ का एग्जाम दे रहे होते हैं, सीजीएल वगैरह या फिर बैंकिंग का, तो हम लोग क्या करते हैं, कॉपी का यूज करते हैं, उसमें बनाते हैं फटाफट। लेकिन जब हम लोग इतना प्रैक्टिस कर लेंगे, ठीक है, बहुत सारा सवाल हम लोग को याद हो जाएगा। बहुत सारा क्या होगा, फिर हम लोग आधा कैलकुलेशन कॉपी पे करेंगे, आधा दिमाग में ही कर लेंगे, ठीक है। ऐसा हो जाता है। तो उसी तरह इसमें भी हम लोगों को हैबिट बनाना पड़ेगा। अभी मैंने दिया, आप कॉपी पेन लिख के लेके रखिए। जब क्वेश्चन आपके सामने आए, फटाफट कॉपी पे बना लीजिए उसका आंसर, ठीक है, फटाफट, बिना देरी किए। उसके बाद बोलिए। आपको तो मुश्किल से 30 सेकंड या फिर 1 मिनट का समय मिलता है। जब तक कोई और बोला है तब तक आप रेडी कर लीजिए, फिर उसके बाद बोलिए। इसी तरह करते करते आपका फिर स्ट्रांग हो जाएगा, ठीक है। सर थैंक यू। और किसी को कुछ बोलना है? नहीं तो सब निकलते जाइए धीरे धीरे।